Hello everyone. After a very long time, we are here. On the last few turns, we have done the chapters of physics. First one was motion, and second one was force and laws of motion. Now today, we are here to discuss about the new chapter, that is gravitation. Now the question arises, what do you mean by gravitation? कोई नया फिनोमेना नहीं, सदियों से लगातार ये फिनोमेना चलते हुए आया हुआ है। आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी। एक बार साइंटिस्ट थे एक न्यूटन, ही वाज सिटिंग अंडर अ एप्पल ट्री, और जब वो पेड़ के नीचे एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनके ऊपर एक सेब गिरता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बार कोई चीज़ नीचे गिरी थी, उससे पहले से भी लगातार चीज़ें अर्थ की तरफ ही गिरती थी। लेकिन न्यूटन ने उसका रीज़न बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्या उसके पीछे रीज़न है और उसकी वैल्यू क्या क्या है, तो उसके बारे में न्यूटन ने बताया। इसी वजह से न्यूटन ग्रेविटेशन जब भी वर्ड आता है तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है साइंटिस्ट का, दैट इज न्यूटन। तो न्यूटन ने कोई नई चीज़ नहीं, बस उस चीज़ को रीज़न बताया कि ऐसा क्यों होता है। तो ग्रेविटेशन का मतलब ही यही है, द ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन्हीं भी दो चीजों के अंदर। यहां पे ग्रेविटेशन का मतलब केवल अर्थ से नहीं है, हर चीज जो भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, ये पूरे यूनिवर्स में, एवरी ऑब्जेक्ट इज द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसी का मतलब है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, यही कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन। यहां से फिर एक साइंटिस्ट जो थे न्यूटन, उन्होंने एक लॉ दिया कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या लॉ था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ग्रेविटेशन का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। वो केवल अर्थ ही नहीं, कोई सा भी दो बॉडीज आपस में है तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये चौक और फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बुक, तो ये दो बुक्स भी इस समय एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हैं। तो ग्रेविटेशन का मतलब केवल अर्थ से नहीं है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। न्यूटन ने उस फोर्स की वैल्यू बताई, एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ए का मास फॉर एग्जांपल m1 और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मास m2। दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल r। तो न्यूटन ने बताया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, फर्स्ट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का मतलब जो दोनों के ऑब्जेक्ट के मासेस हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर, प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। सेकेंड, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली का मतलब अपॉन में और स्क्वायर का मतलब स्क्वायर के डिस्टेंस के। तो न्यूटन ने यहां से दो पॉइंट्स दिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां से अगर हम इन दोनों इक्वेशन 1 फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करें, combining both equations, we get f proportional to m1 m2 upon r square। Got it? अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो you get m1 m2 upon r square। Clear? Now
फॉर द, ये क्या साइन लगा हुआ है? प्रोपोर्शनल का। और जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो वहां पे एक इक्वल टू का साइन और साथ में एक कांस्टेंट। सो F इक्वल्स टू, और कांस्टेंट यहां पे लिखते हैं कैपिटल G से, m1 m2 upon r square, and here G is called as universal gravitational constant। तो यहां पे कैपिटल G को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है, इट इज 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हियर कैपिटल G इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स है ऑल ओवर द यूनिवर्स, एंड इसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ G इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ये जरूरी नहीं, फॉर एग्जाम्पल अर्थ पे कैपिटल G की वैल्यू और कुछ होगी, मून पे और कुछ होगी, या और किस जगह पे और कुछ होगी। कैपिटल G की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहेगी, एंड विच इज इक्वल्स टू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? नाउ so this is called as universal law of gravitation given by Newton. Clear? Next part is define universal gravitational constant, that is कैपिटल G को डिफाइन करिए। तो कैपिटल G को डिफाइन करने के लिए अगेन आई एम राइटिंग F is equals to G m1 m2 upon r square। क्लियर? यहां पे लेट m1 is equals to 1 किलोग्राम, m2 is equals to 1 किलोग्राम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। सो F किसके इक्वल हो गया? G, मास हमने ले लिया 1 into 1 upon 1, तो F इक्वल्स टू किसके आ गया? G के। तो ये डिफाइन करने का तरीका है। नाउ इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G किसके इक्वल है? फोर्स के। कब इक्वल है फोर्स के? जब मास कितना है दोनों ऑब्जेक्ट्स का? 1 किलोग्राम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज हैविंग masses 1 किलोग्राम एंड प्लेस्ड एट a distance of 1 मीटर apart। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और दोनों के बीच में दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो 1 किलोग्राम है, तो वो फोर्स के इक्वल होगा, व्हिच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? नाउ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ पे भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जैसे आप देखें बारिश होना, बारिश हमेशा अर्थ के नीचे की तरफ आती है। रिवर्स का बहना, हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, अगेन क्योंकि यहाँ पे गैसेस और अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, अगेन ड्यू टू ग्रेविटेशन। जो हमारी सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून, वो अर्थ की तरफ चारों तरफ घूम रही है, अगेन दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन चाहे हमारी अर्थ हो वहां पे भी एप्लीकेबल है, और अर्थ के बाहर चाहे वो यूनिवर्सेस हो, यूनिवर्स हो पूरा, वहां पे भी ग्रेविटेशन लॉ एप्लीकेबल है। तो ग्रेविटेशन का सिंपली मीन्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। वो बॉडीज कोई सी भी हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं अर्थ ही हमेशा हम वर्ड यूज करें। फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में इस समय बैठे हुए हैं वहां पे जो दो चेयर्स हैं, टेबल है, चेयर है,
क्लियर? आपका टीवी है, मोबाइल है, हर चीज पे एक फोर्स लग रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल रिवर तो नीचे, बारिश हो रही है नीचे की तरफ आ रही है अर्थ की तरफ, वो तो मूव कर रही है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, पर हमारे घर में दो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल दो टेबल और चेयर, वो आपस में एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में फोर्स ही लग रहा है, फोर्स वहां पे भी लग रहा है उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, बट द ओनली रीजन इज कि वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू बहुत कम है, और उसकी वैल्यू कम होने का रीजन है क्योंकि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस बहुत कम है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम पूरा आज के टॉपिक को समराइज करें तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। क्लियर? तो for today this much only, and we will meet on the next turn. Till then, goodbye.